नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। उत्तर प्रदेश में आगामी राजनीतिक हलचलों के बीच राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी ने अपनी रणनीति और जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है। लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने की। बैठक के बाद आरएलडी महासचिव त्रिलोकनाथ त्यागी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि 2 सितंबर से 31 अक्टूबर तक एकता यात्रा निकली जाएगी, जो अलीगढ़ से शुरू होकर बस्ती में समाप्त होगी। प्रेस वार्ता में यह भी बताया गया कि यात्रा के दौरान प्रदेश के 18 मंडलों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। सदस्यता अभियान, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शुरू हुआ था, उसी दिन समाप्त होगा। अब तक पार्टी ने दावा किया है कि 1.5 करोड़ से अधिक नए सदस्य बन जा चुके हैं। त्रिलोकनाथ त्यागी ने यहाँ भी कहा कि इन 2 महीनों में पार्टी जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद बढ़ाएगी और संगठन को मजबूत करेगी। सुनिए। रामाशीष राय जी की अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और जिसमें प्रदेश के पूरे जिलों से, सब जगह से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष सब उपस्थित हुए। कुछ फैसले हमने आज किए हैं, उन फैसलों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। मुख्यतः हम लोगों ने सदस्यता अभियान पर चर्चा की। संगठन हमारा काम चल ही रहा है। 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक हम एकता यात्रा निकालेंगे। जहां जहां लोकदल का संगठन है प्रदेश में, प्रदेश से बाहर, एकता यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं 2 अक्टूबर को अलीगढ़ से, पर शिरकत करेंगे। पार्टी ने फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एकता यात्राएं निकलेंगी सम्मेलन के रूप में। उसमें गोष्ठी के रूप में, उसमें मीटिंग के रूप में, जो समाज की एकता है, सभी धर्मों की, सभी समाजों की एकता को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर से अपने हाथ में लिया है। हम चाहते हैं कि जो समाज के दलित वर्ग के लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, हम इन सबको आगे लाकर सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता बनाने का काम करेंगे। जयंत चौधरी जी पूरे अक्टूबर कार्यक्रम करेंगे। हमने एक फैसला लिया है कि जितने हमारे प्रकोष्ठ हैं रामाशीष राय जी के अंडर में, युवा लोक दल से लेकर जितने हमारे 14-15 प्रकोष्ठ हैं, सभी प्रकोष्ठों के सम्मेलन सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक पूरे किए जाएंगे। ये 2 महीने का कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया है। इसमें सदस्यता अभियान भी जारी होगा, प्रत्येक जिले पे कार्यक्रम होगा, प्रत्येक नेता उसमें भागीदारी करेगा। और हमने तय किया है कि इसी 2 महीने में उत्तर प्रदेश के 18 मंडल हैं, 18 के 18 मंडलों पर जिला अध्यक्षों को हमने छूट दी है कि वो यात्रा निकालें, बैठक करें, मीटिंग करें, क्या करें। 18 मंडलों पर लोकदल के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, सद्भाव यात्रा, सद्भाव कायम करने के लिए प्रदेश में। और उन वर्गों के साथ जिन वर्गों को नहीं जोड़ा जा रहा, महिलाओं को राजनीति में उपेक्षित करा जा रहा है। आज 33% महिलाएं हैं, आरक्षण हो गया है, तो उसमें महिलाओं को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, अति पिछड़ों को जोड़ना, माइनॉरिटी को जोड़ना, दलित समाज के लोगों को जोड़ना, ये कार्यक्रम हमने अपने हाथ में लिया है। तो ये कार्यक्रम हम लोगों का जारी होगा। और निषाद पार्टी का एक कार्यक्रम था दिल्ली में, उन्होंने उसमें हमें आमंत्रित किया और पहले से होता आया है कि जो मित्र पार्टियां वो अपने सम्मेलन में दूसरे पार्टी के लोगों को पर्यवेक्षक के रूप में बुलाती हैं। हमारे चंदन चौहान गए थे, उनका क्या बयान हुआ ना, उनके बयान से मैं अपने को संबद्ध करता हूं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, 14 राज्यों में हमारा संगठन है ना। हम उत्तर प्रदेश में नहीं है, हमारा राजस्थान में मिनिस्टर रहा, MLA है हमारा, हमारी सब जगह कमेटी है।
तो मैं उस बयान से अपने को संबंध नहीं करता हूँ। आरएलडी राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रही है। आरएलडी एक प्रदेश या एक क्षेत्र में काम नहीं कर रही है। राम आशीष राय पूर्वांचल के हैं, हमारे अध्यक्ष हैं। हमारी राजस्थान में, मैंने कहा 14 राज्यों में हमारी इकाई है। अब वो जो कहते हैं कि हम छोटी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश की, उनसे पूछो। हम तो बड़ा दल बना रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल का। किसी भी के नेता के बयान से हम अपने को संबंध नहीं करते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है और लोगों के स्वदेशी अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी का भाव हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जैसे वर्षों ऋतु की फसलें प्राकृतिक रूप से पनपनाती है, वैसे ही स्वदेशी विचार भी समाज में गहराई से समाहित है। मुख्यमंत्री ने महाकाल लोक में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या और भोपाल में खुलेआम देखते टाइगर का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह सब प्रदेश की सांस्कृतिक और जैव विविधता की समृद्धि का प्रतीक है। इस अवसर पर उन्होंने स्वदेशी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। सुनिए। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एवं स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय उपाध्यक्ष मोहन नागर जी, अभी हमारे बीच में अध्यक्ष जी तो गए, लेकिन हमारे स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक माननीय कश्मीरी लाल जी, भाई साहब आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। माननीय आर सुंदरम जी, अखिल भारतीय संयोजक स्वदेशी जागरण मंच, आपका भी अभिनंदन स्वागत। डॉक्टर बकुल लाड़ जी और मंच के सामने मौजूद आप ही सम्मानीय अतिथिगण, स्वदेशी जागरण मंच और इस पूरे विचार के साथ स्वदेशी से ओतप्रोत भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, मित्रों, आज एक साथ दो सुखद संयोग है। आज राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस भी है। मेरी अपनी ओर से स्वदेशी के इस स्वावलंबन वाली कार्यशाला में उस भाव के आधार पर ये हमको ज़्यादा सार्थकता प्रदान कर रहा है, उसकी भी मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब आज का समय तो इतना अच्छा है, वैश्विक स्तर पर हमसे ज़्यादा हर एक कोई देशवासी इस बात को समझ रहा है कि आज के दौर में स्वदेशी के भाव को कभी कभी जैसे वर्षा ऋतु का लाभ मिलता है कि हमारे यहाँ आम समय की फसल के बजाय वर्षा ऋतु की फसल स्वतः केवल बीज डालने की जरूरत है, बाकी परमात्मा अपने आप बढ़ाता है। आज का अनुकूलता देश भर में ये है कि जैसे हमारे स्वदेशी के बीज का अपने आप दिख रहा कि फलता फूलता माहौल, वातावरण, और हमारी उस भावना के बलबूते पर हमसे ज़्यादा हमारे विरोधी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनको समझ नहीं पा रही कि करे तो करे क्या करे। लेकिन ये बात भी सही, सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक हमारे लिए है कि जो स्वदेशी की भावना है और परमात्मा की दया है। हमारा कल्चर शुरू से ही एक इस बात से ही चलता है। सनातन संस्कृति के आदिकाल के समय से हमारे गांव आत्मनिर्भर, गांव के अंदर मैं जब 1992 के समय विद्यार्थी परिषद के सील प्रोजेक्ट में गया था, एक महीने जब हम अपने ट्राइबल के बेल्ट में घूमे थे, सच में मैं पहली बार उसमें आश्चर्य से डूबा कि उन्होंने कहा हम केवल नमक लेने नीचे जाते हैं। मेरे थोड़ा, हम अपन मालवा के लोग थे, हमने कहा नमक लेने जाते हैं? बोले हाँ, कुछ भी नीचे से नहीं लाते, बल्कि गांव के गांव भी, उनका ऐसा कहना कि ये जो गांव हमारे जहाँ हम रहते हैं उस गांव के आसपास में जंगल, थोड़ी जमीन बना करके 10-15 साल उसमें रहते हैं, बाद में गांव का गांव शिफ्ट हो जाता दूसरे जगह और वो आनंद से रहते। तो हमने कहा ये कैसे? बोले हम कपड़े भी बना लेते, कपड़े भी सब बुन लेते थे, बाकी फसल सब्जी, बाकी अपनी सारी दुनियादारी केवल नमक के लिए नीचे जाते थे। तो ये वाकई हमारा कल्चर कितना अलग प्रकार का कैसा था। और गांव के गांव अंदर हमारे सभी प्रकार के लघु उद्यमियों के भरोसे से जिसकी आवश्यकता जो है वो सब गांव में मिलता था।
और ये आज के दौर में अब थोड़ी टेक्नोलॉजी बदली है, तो भी भारतीय टेक्नोलॉजी धूम मचा रही कि नहीं मचा रही। हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि क्या हाल है हमारे स्वदेशी के, वो प्रमाण पत्र देगा जिसके भरोसे से हम अपनी प्रतिभा के बलबूते पर, और ये एक बार नहीं, ये हमेशा कितना आनंद आता है जब हमारे अपने मिसाइल मैन का जमाना याद करें कि हमारे अपने प्रतिभा के बलबूते पर कितना अच्छा लगता था जब वो बात आती थी, एक परमाणु का धमाका हुआ और कुछ विदेशी लोगों ने संपर्क किया, अटल जी ये नहीं चलेगा, दूसरे दिन फिर हो जाता है, फिर वो उस दिन बात होती है, अटल जी ये नहीं चलेगा, तीसरे दिन फिर हो जाता है। बोल नहीं रहे थे, हमारे बम बोल रहे थे कि भारत का स्वाभिमान कहाँ जा रहा है, ये एहसास होता है। ऐसे ही हमारे अपने देश के अंदर ये आज का समय भी ऐसा है, हमारे उस भाव को समझने के लिए हमारी भी अलग अलग नीतियां बोल रही है, बोल कुछ नहीं रहे, जो जिसको करना करो, लेकिन चलो हमारे पास और भी तो विकल्प है, और ये विकल्प ही स्वदेशी। हमारी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर इस देश ने अपनी जो भी एक पहचान बनाई, और खास करके कृषि क्षेत्र में हमारे सभी प्रकार के लघु उद्यमियों को बचाने के लिए जिस ढंग की लड़ाई अभी देश लड़ रहा है, वाकई ये स्वदेशी से होते माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, श्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, हम कभी सुनते थे, समझते थे, और आज के इस दौर में हमारे देश को जब तीसरी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और सच में इसमें देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान तो हमारी जीवन शैली का है। ये बात सही है, सरकारों की अपनी भूमिका होती है, सरकार की पॉलिसियाँ होती हैं, लेकिन सरकार की पॉलिसियों के साथ समाज की जागृति जो चाहिए, और समाज की जागृति का जो अपना अंदर का कल्चर है, उसके आधार पर हम सदैव इन सारे संघर्षों से निकल के बाहर आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्वदेशी के माननीय आज मोहन नागर जी को बधाई देता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा 1 साल हो गया, 365 में ऐसा लगा कल की बात, हाँ अभी अपॉइंट करा, लेकिन आपके माध्यम जब आपका साल कहता हूँ तो मेरे तरफ भी आती बात कि ये भी बड़ा हो गया। मेरे को ध्यान में आ रहा है कि अच्छा मेरा भी 1.5 साल से ऊपर हो गया। और इसमें लोकसभा भी हो गए, सारी हमारी आम सभा लोकसभा सब चल रही है। मैं मान के चलता हूँ कि ये आज माननीय कश्मीरलाल जी भाई साहब यहाँ मौजूद है, सुंदरम जी मौजूद है। इसी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना की और कहा कि यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री का ये कदम गांव-गांव तक रोजगार लगाएगा और स्वदेशी भावना को मजबूत करेगा। इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि संस्कृति से जुड़ाव भी गहरा होगा। सुनिए। तत्वाधान में स्वदेशी से स्वावलंबन 1 दिवसीय जो संगोष्ठी है, उसमें हम सब के लिए बड़े हर्ष की बात है कि लगातार स्वदेशी की चिंता करने वाले ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं। हमारे जन अभियान के उपाध्यक्ष जिनका 1 साल पूरा हो गया है, आदरणीय मोहन जी, आदरणीय कश्मीरी लाल जी, जो लगातार स्वदेशी जागरण मंच से के माध्यम से इस देश में एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर आर सुंदरम जी, डॉक्टर बकुल लाल जी, और यहाँ तमाम हमारे संगठन मंत्री हितानंद जी और तमाम लोग यहाँ आज इस हॉल में मौजूद हैं। बड़े हर्ष की बात है कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार लगातार उन सब अभियानों को चला रही है जो हमारी विचारधारा का है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है। जन अभियान परिषद के माध्यम से चाहे मिट्टी के गणेश जी हो, चाहे पानी बचाने का अभियान हो, सारे ऐसे अभियान जो आने वाले कल को बचाएंगे, समाज को आगे लाएंगे, उसका नेतृत्व जन अभियान परिषद कर रहा है। मैं स्वदेशी जागरण मंच को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि लोगों के अंदर जागृति का काम आप कर रहे हैं। स्वदेशी अपनाना एक बड़ा विषय है, लेकिन हम धीरे धीरे आम लोगों को जागरूक करें, धीरे धीरे इस देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़े,
स्वदेशी भी आगे बढ़े, उसके माध्यम से स्थानीय रोजगार भी आगे बढ़े, ये हम सब की जिम्मेदारी है। सरकार तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन जब तक हमारे आचरण में स्वदेशी नहीं आएगा तब तक हम अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मैं दोनों संगठनों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके कारण कल सुनहरा भारत रहेगा, वो भारत रहेगा जिसमें हर वो चीज जिसका निर्माण भारत में होता है उसका उपभोग भी भारत और दुनिया में होगा। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि हम सब धीरे धीरे इस देश को स्वदेशीकरण के मामले में आगे ले जाएंगे। पानी बचे, इस देश की संस्कृति बचे, पर्यावरण बचे, उस सारे विषय पे चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, चाहे संस्था हो, हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं आप सबका वंदन करता हूं और समझता हूं कि आज की संगोष्ठी में जो भी विचार आएंगे उसे हम अपने दैनिक जीवन में अपनाने का काम करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। ग्वालियर में आयोजित रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश भर में निवेशकों और पर्यटन क्षेत्र के उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि मध्य प्रदेश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरें, वन्य जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य इससे एक आदर्श पर्यटन गंतव्य बनाते हैं। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया है कि प्रदेश सरकार पर्यटन निवेश को हर स्तर पर प्रोत्साहित और सहयोग करेगी। कॉन्क्लेव में ट्रैवल ऑपरेटर्स, होटल व्यवसायिक उद्योगपति और पर्यटन हितधारक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने राज्य की निवेश नीतियों और पर्यटन क्षेत्र में मौजूद अपार संभावनाओं पर चर्चा की और प्रदेश में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पहले ही खजुराहो, सांची, पंचमढ़ी और कन्हा जैसे स्थलों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर मौजूद है। अब सरकार की कोशिश है कि कम ज्ञात लेकिन खूबसूरत क्षेत्रों को भी वैश्विक स्तर पर प्रचारित किया जाए। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत GDP में अप्रैल-जून 2025 तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो बीते वर्ष की तुलना में कहीं ज़्यादा है। यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक के 6.5 के अनुमान को भी पार कर गया है और यह इस बात को संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। सेवाओं, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र की मजबूत हिस्सेदारी के कारण यह ग्रोथ संभव हो सकी है। वहीं कृषि और खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी रफ्तार दिखी गई है। सरकार के पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी और निवेश प्रवाह से निर्माण क्षेत्र को गति मिली है। सेवा क्षेत्र, जिसमें IT, रियल एस्टेट, फाइनेंस और हॉस्पिटलिटी शामिल है, में 9.3 की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि कांग्रेस सरकार को चेताया है कि सेवा और विनिर्माण क्षेत्र की चमक के पीछे ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की अनदेखी ना हो। साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था गति पकड़ चुकी है, लेकिन संतुलित और समावेशी विकास को लेकर चर्चा जारी है। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 10-11 साल से बहुत सशक्त होती जा रही है, साल दर साल सशक्त होती जा रही। और मेरे को पर्सनली कोई भी इसमें अचंभा नहीं हुआ कि ये इतनी तेज़ी से बढ़ी है भारत की अर्थव्यवस्था, क्योंकि अर्थशास्त्रियों का जो अनुमान था वो इस बढ़ोतरी ने
नेगेट कर दिया है या उसको पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि अर्थशास्त्री ये कह रहे थे कि ट्रम्प का टैरिफ आ गया, टैरिफ की वजह से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये प्रॉब्लम होगी। कोई किसी कंपनी ने कहा 1% कम होगी, किसी ने कहा 0.2% कम होगी, कुछ विदेशी कंपनियों ने कहा कि 0.4% कम होगी। लेकिन मैं पर्सनली भारत की अर्थव्यवस्था पे पूरा विश्वास रखता हूँ, और हम लोग सभी जो चर्म निर्यातक हैं, आज के दिन किसी न किसी रूप में अपने डोमेस्टिक मार्केट में, अपने घरेलू व्यापार की तरफ या घरेलू बाजार की तरफ हम लोगों ने रुख कर लिया। इसकी एक और भी वजह है, जहाँ तक ट्रम्प के टैरिफ का सवाल है। अगर हम देखें तो एक अमेरिका की जो टोटल आबादी है वो करीब 31-32 करोड़ है, और हमारी आबादी 45 करोड़ है। तो हम ये कहें कि हमारी आबादी की वो 20% आबादी है अमेरिका में, और वो जो हमारी 20% आबादी है वो काफ़ी सशक्त है, उनकी बाइंग पावर बहुत अच्छी है, और जो बाकी लोग हैं, जो हम 80% लोग हैं, उनकी भी बाइंग पावर धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और हमारी जो पर कैपिटा एक इनकम कहा जाता है वो भी साल दर साल वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है जब से मोदी जी की सरकार आई है। तो मैं यही कहूँगा कि एक ये बहुत ही अच्छा संकेत है जो 7.8% से बढ़ी, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि भाई ये हम लोग जीएसटी का रिफॉर्म करने जा रहे हैं, सिर्फ 2 ही रेट रहेंगे जीएसटी के, और अगर ये सितंबर के आखिरी सप्ताह तक हो जाता है तो हम 100% श्योर है कि इसमें आप कम से कम 1 से 1.5% का उछाल और देखेंगे अगले महीनों में, क्योंकि कंज्यूमर की बाइंग बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। See, India's economy has once again demonstrated a very strong and resilience in this quarter. I think that this is the fastest growing. फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए देखते रहिए होर्नबिल टीवी भारत।